हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 4 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी सारा कुछ सीखने को मिलेगा आपको आज की वीडियो में। एक और चीज़ फ्रेंड, इसके अलावा हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी अपलोड करते हैं। एंड टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखा करो, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। एक पर्टिकुलर टॉपिक के जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो उससे आपका रिवीजन साथ साथ होता रहता है और बहुत अच्छे से चीज़ें याद रहती हैं। जब उनके आप नोट्स बनाएंगे ना, आपको सारी चीज़ें एक टॉपिक से रिलेटेड एक ही जगह मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे अभी डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन, इन्होंने विजिट किया अपनी क्राउन प्रिंसेस के साथ, मैरी एलिजाबेथ के साथ। तो याद रखेंगे, डेनमार्क के क्राउन प्रिंस और डेनमार्क की क्राउन प्रिंसेस के द्वारा इंडिया में विजिट किया गया। 27 फरवरी से 2 मार्च तक इन्होंने यहाँ पे विजिट किया। फिर यहीं पे देखेंगे, ये एक सिग्निफाई करता है कि जो इंडिया का फ्रेंडली रिलेशनशिप है डेनमार्क के साथ, वो स्ट्रेंथन हो रहा है। यहाँ पर इन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और हमें देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के साथ इन्होंने यहाँ पे मीटिंग की। और ये वो पहला डेनिश रॉयल फैमिली है इंडिया में जिन्होंने 2 डेकेड में विजिट किया। इससे पहले 2003 में क्वीन मार्गरेटस द सेकेंड इन्होंने विजिट किया था डेनमार्क क्वीन प्रिंसेस के तौर पे इंडिया में। फिर इसी के साथ साथ इनकी विजिट ने यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ इंडिया के लिए की। एक तो यहाँ पे एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है, ताकि जो वाटर सेक्टर है ना, उस पर वर्क किया जा सके। जो टेक्नोलॉजी है, जो रिसोर्सेज हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करने की यहाँ पे बात की गई। दूसरा आ जाता है आपका जो फ्यूल्स हैं, जो हमारा एनर्जी सेक्टर है उनको, और जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर है वहाँ पे डेवलपमेंट की बात की, और इसी से रिलेटेड ही यहाँ पर एमओयू साइन हुए। काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे रिसर्चेस पे डेवलपमेंट की बात करने की यहाँ बात की गई। इवन आप देखेंगे तो डेनमार्क ने तमिलनाडु के साथ मिलके एक ऑफशोर विंड फार्म भी डेवलप करने की बात की है। थर्ड याद रखना, ऑफशोर विंड फार्म ये डेवलप करने की बात की गई। कहाँ पर? तमिलनाडु में, डेनमार्क के द्वारा ही। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, फिर अगर मैं डेनमार्क की मैं बात ही कर रहा हूं, तो ज़रा बता दो डेनमार्क की कैपिटल क्या रहेगी? कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या रहेगी? दानिश
क्रोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लाइफेथॉन। ये ऑर्गेनाइज कराया गया था किसके द्वारा? सबसे पहले तो देखो लाइफेथॉन, हैकेथॉन जैसा साउंड कर रहा है। हैकेथॉन में क्या होता है, आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के आसपास आपको इसका सॉल्यूशन देना होता है। वो इनोवेटिव सॉल्यूशन होना चाहिए, हटके सॉल्यूशन होना चाहिए और इफेक्टिव सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पर काफ़ी टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं बच्चों की, और इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट के इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक, तो अभी रिसेंटली लाइफेथॉन नाम से एक हैकेथॉन लॉन्च की गई थी, ऑर्गेनाइज कराया गया था। ये एक हाइब्रिड इवेंट था, मतलब वर्चुअल एज वेल एज आपका ऑफलाइन फॉर्मेट में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। पूछा जा रहा है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और नीति आयोग के द्वारा मिलके ये ऑर्गेनाइज कराया गया टू क्रिएट अ प्रो प्लैनेट नेटवर्क। मतलब अब ये लाइफेथॉन क्या बात करता है कि हमें सस्टेनेबल लिविंग चाहिए, तो इसके इर्द गिर्द ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और यहाँ पे हमें बात करनी है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की यहाँ पे बात की जाएगी, इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे जहाँ पर हम इन्वायरमेंट को हार्म ना कर रहे हो, इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हो, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मिलके ये लाइफेथॉन को लॉन्च किया गया था टू क्रिएट प्रो प्लैनेट नेटवर्क। और ये लाइफेथॉन किस लिए था? टू प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग एंड क्लाइमेट पॉजिटिव बिहेवियर। ऑलराइट, काफी इंपॉर्टेंट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो लाइफेथॉन था ना, ये पार्ट था इंडिया के लाइफ मिशन का। आपको याद हो तो लाइफ क्या था? लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट कैंपेन। ये बेसिकली क्या है कि हमें अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और उस हिसाब से हमें अपने चलना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से। इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स के द्वारा, जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। कहाँ पर लॉन्च किया गया था? गुजरात से इसको लॉन्च किया गया था जब एंटोनियो गटर ने विजिट किया था इंडिया को। ठीक, इसको 2022 में ही लॉन्च किया गया था। ऑलराइट, तो याद रखेंगे यूएनडीपी और नीति आयोग के द्वारा मिलकर लाइफेथॉन को लॉन्च किया गया था, और यूएनडीपी और नीति आयोग के द्वारा मिलकर इस हैकेथॉन को ऑर्गेनाइज कराया गया था, जो कि बेसिकली क्या है, सस्टेनेबल लिविंग की यहाँ पे बात करता है। अगर मैं यूएनडीपी की बात करूं, हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा इनका? न्यूयॉर्क यूएसए में। अशीम स्टाइनर यहाँ पर क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर। और इसको हेडक्वार्टर कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1966 में। और जिनेवा न्यूयॉर्क में यूएनडीपी का हेडक्वार्टर रहेगा। अगर मैं यूएनईपी की बात करूं तो नायरोबी कीनिया में इनका हेडक्वार्टर है। इसरो की मैं बात करूं तो इनका हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा? बेंगलोर में। तो आप यहां देख सकते हैं लाइफेथॉन, ये क्या है? हाइब्रिड इवेंट लॉन्च किया गया था बाय यूएनडीपी एंड नीति आयोग टू क्रिएट प्रो प्लैनेट नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें तो ओवर 400 यंग पीपल ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम 60+ कंट्रीज, और टॉप आइडियाज सबमिटेड ड्यूरिंग द हैकेथॉन विल बी पुट टू द टेस्ट और पायलटेड इन इंडिया एंड शोकेस्ड एट द लाइफ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस इन जून 2023। नेक्स्ट बात करते हैं, किच मिनिस्ट्री ने अभी ऑर्गेनाइज किया 3rd रीजनल वर्कशॉप को ऑन डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन हैदराबाद। अब देखो, हम बात करें टूरिज्म की, तो आपको पता होना चाहिए टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, इकोनॉमिक सेक्टर होता है। जैसे अगर हम दुबई की बात करें तो दुबई इतना शानदार बना हुआ है, तो वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम वहाँ पर क्या है कि जो लोग वहाँ पर आके एज अ टूरिज्म स्पेंड करते हैं मनी। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इसको बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहे हैं ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। सिमिलरली अगर हमें इंडिया की बात करें, लोकल जाएँ तो हिल स्टेशन देखें, तो हिल स्टेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम हो जाते हैं लोगों के, वहाँ लोकल लोगों के, जैसे टूरिज्म बेस्ड। क्योंकि अगर हम घूमने जाएंगे तो हमें होटल्स की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पर हमें कैफ़ेज चाहिए, वहाँ पर हमें अच्छा खाना चाहिए तो रेस्टोरेंट्स की नीड हो जाती है। ठीक है, टैक्सी सर्विसेज वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक, तो ये आपका देखेंगे, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हो जाते हैं टूरिज्म में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और इनकी मदद से आप देखेंगे लोग जब ट्रैवल करते हैं ऐसी जगह पर तो उनका काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। तो टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ही बेसिकली रिसेंटली
ताकि सस्टेनेबल टूरिस्ट, और सस्टेनेबल टूरिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक इसका भी एग्जांपल लेते हैं। जब आप घूमने कहीं जाते हैं तो आप देखते हैं प्लास्टिक रैपर्स रोड के साइड में, प्लास्टिक बॉटल्स, मतलब गंदगी रहती है। आप देखेंगे पॉल्यूशन भी उस एरिया में इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द व्हीकल्स जो वहाँ पे ट्रैवल करके जाती हैं। और वहीं उसको अगर मैं कंपेयर कर दूँ एक ऐसी एरिया से जो कि अनटच्ड है अभी तक, वहाँ पर सिर्फ लोकल लोग रहते हैं, कोई वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पर जा नहीं रही हैं। फिर आप देखेंगे वहीं पर जो प्लास्टिक है वो इतना ज़्यादा होता नहीं है, लोगों वहाँ पे तो ना बराबर होता है, क्योंकि जो टूरिस्ट होते हैं वो आते हैं, खाना खाते हैं, रेफर को बाहर ही फेंक देते हैं, जो उनकी हैबिट है। तो वो हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो यहीं पे वही बात की जा रही है कि थर्ड रीजनल वर्कशॉप ऑन डेवलपमेंट ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन हैदराबाद में इसको कराया गया। किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको कराया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था ताकि टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं, यहीं पर आपका आ गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म था ये, जिन्होंने अच्छा देखो ये तो हो गया मिनिस्ट्री की बात, लेकिन अगर इसके अलावा पूछे तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा मिलके ये आपका सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन की डेवलपमेंट की बात की गई इन हैदराबाद। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम बात करते हैं WTO बैरोमीटर की। देखो सबसे पहले तो आप WTO बैरोमीटर समझो क्या होता है। ये वो डाटा बताता है, फोरकास्ट करता है कि जो ग्लोबल लेवल पे हमारा जो ट्रेड है उसमें क्या चेंज आने वाला है, रियल टाइम इफेक्ट क्या पड़ेगा। अब जैसे कोविड-19 आया तो आपने देखा कोविड-19 के आते ही एकदम लॉकडाउन लग गया, तो वर्ल्ड WTO बैरोमीटर ने बताया कि बहुत ज़्यादा हमारा दिक्कत है। ठीक है, आप इसकी देखेंगे तो इससे पता लगता है कि हमारे ग्लोबल ग्रोथ पे कितनी चीज़ें परचेज की जा रही हैं, कितनी चीज़ें सेल हो रही हैं और उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी पे। तो सिमिलरली अभी डाटा रिलीज किया गया कि जो गुड्स का मोमेंटम है ना विल लूज मोमेंटम इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2022, मतलब इट हैज़ लॉस्ट द मोमेंटम इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2022। इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है हमारे ग्लोबल ग्रोथ पे। अगर ट्रेड ही नहीं होगा तो हमारा जो इकोनॉमी है वो कैसे ग्रो करेगी, नए नए बिजनेसेस को फ़ायदा कैसे होगा। ठीक, सिमिलरली आप देखें तो इंडिया में अगर मैं फोर्थ क्वार्टर की बात करूं तो आपने देखा जो मोमेंटम था किसका, मैन्युफैक्चरिंग का, वो स्लो हो गया है। मतलब हम कहें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्लो होती दिखी इन द फोर्थ क्वार्टर। अब ये रीज़न मल्टीपल हो सकते हैं इसके, ठीक है। अभी तो अडानी और हिंडनबर्ग की भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, तो इट कैन बी वन ऑफ द रीज़न, बट स्टिल आपको याद रखना है जो मोमेंटम था ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया में कम हो गया। फिर ग्लोबल ग्रोथ रेट की जो प्रोजेक्शंस की जा रही हैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा 2023 साल के लिए अगर मैं बताऊं तो वो ऑलमोस्ट 2% ग्लोबल ग्रोथ ग्रो करेगा 2% GDP से, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसे वर्ल्ड इंडिया का हो गया, कंट्री का हो गया, ऐसे वर्ल्ड का समझ लो 2% से ग्रो करेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 2024 की तो यही डाटा बढ़ के 2.4% तक जाने की बात की गई। इवन कोई भरोसा नहीं आने वाले टाइम में आप क्राइसिस भी देख सकते हैं कि एकदम इतना ज़्यादा रिसेशन आ जाए, ठीक, कोई और चेंजेस आ जाए या फिर और कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो जाए। मान लो कहीं पे रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर और ज़्यादा एस्केलेट हो जाती है और न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ हो जाता है, तो आप देखेंगे जो हमारी ये रिसेशन है ना वो इन्फ्लेशन एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो वर्ल्ड में जो इकोनॉमी है, जो ट्रेड है, वो उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ डाटा याद रखना है, पता होना चाहिए न्यूज़। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सेकंड ILO यूनिसेफ की अभी जॉइंट रिपोर्ट आई ऑन सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन। जो रिपोर्ट थी मोर देन $1 बिलियन रीजंस द अर्जेंट नीड टू बिल्ड अ यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड। बेसिकली अभी क्या है, ILO यूनिसेफ की सेकंड रिपोर्ट आई जो कि PM केयर्स पे थी। अगर आपको याद हो PM केयर्स क्या था, कोविड-19 के टाइम पे जिन बच्चों ने अपने दोनों माता पिता या फिर एक सिंगल माता पिता को खो दिया, उनको हेल्प करने के लिए ही PM केयर्स फंड लॉन्च किया गया था। और PM केयर्स फंड को अपनी मोर देन 31 इंडियन स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया जा चुका है। यहाँ पे याद रखेंगे 28 स्टेट्स होती हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज होती है। ये 31 इंडियन स्टेट्स का मतलब है 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिला के ही यहाँ पे टोटल 131 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में PM केयर फंड्स को इंप्लीमेंट किया गया। और इस PM केयर फंड्स के अंदर ही ऑलमोस्ट याद रखेंगे 10,793 ऑर्फन जिन्होंने दोनों माता पिता को खो दिया और ऑलमोस्ट 1,51,000 ऐसे बच्चे जिन्होंने एक माता पिता को खो दिया, उनकी यहाँ पे हेल्प करने की बात
की गई। इन बच्चों का यहाँ पे 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कराया गया है और इसी के साथ साथ इनको 20,000 रुपये ईच प्रोवाइड किया जाएंगे फॉर देयर प्राइमरी टू अपर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। ठीक है। आईएलओ की अगर मैं बात करता हूं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, गिलबर्ट हुआंगबो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल रहेंगे और हेडक्वार्टर रहेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 1919 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और 187 मेंबर स्टेट्स रहेंगे आईएलओ के। मूविंग ऑन, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 2 सर्वेज लॉन्च्ड बाय आरबीआई। आरबीआई के द्वारा अभी 2 सर्वे लॉन्च किए गए हैं फॉर देयर बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। ये सर्वे क्यों लॉन्च किए जाते हैं? ताकि बेटर एक अंडरस्टैंडिंग हो सके और जो हम मॉनेटरी पॉलिसी निकालें उसको और बेटर कंसाइज फॉर्म में निकाल सके, मतलब और बेटर तरीके से निकाल सके, जिससे जो हमारा डाटा होगा वो और ज़्यादा करेक्ट हो सके। तो 2 जो सर्वेज थे वो थे IESH एंड CCS। IESH होता है आपका इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड। आई रिपीट, यहां पर आप देख सकते हैं IESH, ये क्या है? इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउस होल्ड अक्रॉस 19 सिटीज इसको लॉन्च किया गया था, मार्च में इसको लॉन्च किया गया। और बेसिकली ये क्या है? जो इन्फ्लेशन है उसका डाटा देता है कि क्या लोगों को इन्फ्लेशन के बारे में जानकारी है, उनको किस चीज़ के प्राइस से ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसे कौन सी कमोडिटी है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो वो यूज़ करते हैं। जैसे मान लो अगर हम बात करें मैगी की, मैगी का प्राइस बढ़ गया है तो उससे कंज्यूमर को क्या इफेक्ट पड़ा है। अगर हम बात करें मिल्क का प्राइस बढ़ गया तो उससे कंज्यूमर को क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मान लो कल को यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सीएनजी के प्राइस आपने बढ़े उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है अक्रॉस 19 सिटीज सर्वे को कंडक्ट कराया जाएगा और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाएगी कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड इनकम्स कैसे इंपैक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन। ठीक है। फिर सिमिलरली दूसरा आ जाता है आपका CSS। ये बेसिकली ये भी आरबीआई के द्वारा ही लॉन्च किया गया, इसको भी 19 प्लस सिटीज में लॉन्च किया जाएगा। और यहाँ पर बात की गई जो इकोनॉमिक ओवरऑल सिचुएशन है, जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हैं, जो प्राइस लेवल्स हैं, जो इनकम एक्सपेंडिचर्स हैं, उसकी यहाँ पर बात की गई और इसको भी 19 सिटीज में ही लॉन्च किया जाएगा, इन सेम 19 सिटीज में। तो 2 सर्वेज हो गए आपका IESH जो कि है आपका इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। ये 2 सर्वे आरबीआई के द्वारा लॉन्च किए गए, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं, अभी आईसीआईसी बैंक के द्वारा डिजिटल सॉल्यूशंस लॉन्च किए गए हैं फॉर पार्टिसिपेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट एंड कस्टडी सर्विस। अब देखो ये सर्विसेज हैं, आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्या लॉन्च किया गया? कस्टमर्स के लिए डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए, डिजिटल सर्विसेज लॉन्च की गई हैं आईसीआईसी बैंक के द्वारा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी। अभी देखो हमें पता है श्रीलंका में आपकी इकोनॉमिक वॉर चल रही थी, एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी। तो वहां पर क्या था, हम पहले डॉलर में ट्रेड करते थे। अगर हमें श्रीलंका को कुछ भेजना है तो हम डॉलर में भेजते थे, फिर वो श्रीलंका को डॉलर अपने उसमें कन्वर्ट करता था श्रीलंकन रुपीज में। तो हमने देखा वॉर के टाइम पे क्या हुआ, यूएसए ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए स्विफ्ट ट्रेड के कि आप हमारा स्विफ्ट ट्रेड यूज नहीं कर पाओगे, आप डॉलर में ट्रेड नहीं कर पाओगे। इससे कंट्रीज, बाकी कंट्रीज को क्या समझ में आया कि कल को अगर हमारे साथ भी ये सिचुएशन आती है तो यूएस तो हम पे भी ट्रेड सैंक्शंस लगा देगा, जिससे क्या होगा, हमारी करेंसी की दिक्कत होने लग जाएगी। तो बाकी कंट्रीज ने क्या सोचा, क्यों ना अब हम ट्रेड करें, अपनी करेंसी में ही ट्रेड करें। इवन आपने देखा कि डॉलर की शॉर्टेज थी श्रीलंका में, क्योंकि हम देख रहे क्राइसिस चल रहा है। तो इससे क्या हुआ, जो फॉरेन एक्सचेंज है वहां पे कम हो गए उनके। तो इंडिया ने क्या करा अभी कि हम आपसे श्रीलंकन रुपीज में ट्रेड करते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा, श्रीलंका के रुपीज की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ेगी और जो डॉलर का बीच में एक रोल होता था, जो डॉलर कमीशन की तौर पे लेता था, क्योंकि हमें पहले डॉलर बाय करना है फिर डॉलर से श्रीलंकन रुपीज में कन्वर्ट होगा, तो 2 बार का जो एक अमाउंट होता था वो डॉलर यूएस के पास चला जाता, डॉलर के पास चला जाता था। तो उसको खत्म कर दिया यहां से। तो अब क्या हुआ, एसबीआई वो पहला बैंक बन गया, जो पहला कमर्शियल ट्रेड बैंक बन गया जिन्होंने अपना पहला ट्रेड करा इन श्रीलंकन रुपीज। तो मतलब बीच से जो डॉलर का यूज था वो ही खत्म कर दिया। तो बेसिकली हम बोले तो ये डी डॉलराइजेशन यहां से स्टार्ट हो गया है। तो ये डी डॉलराइजेशन टर्म याद रखना, आपको बहुत ज्यादा जगह सीखने को, पढ़ने को मिलेगा और काफी जगह आप इस डी डॉलराइजेशन को पढ़ेंगे, इस टर्म को, जो बताता है
कि डॉलर की जो हेजेमनी है, जो डॉलर का डोमिनेंस था, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब कंट्रीज अपनी करेंसी में ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करती हैं। इसीलिए तो इंडिया ने नॉस्टो और वोस्टो अकाउंट्स खोले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच कंट्रीज हेल्थ मिनिस्ट्री हैज रिसीव्ड पोर्टर प्राइज 2022 फॉर मैनेजिंग कोविड-19 सक्सेसफुली। अभी हमने देखा है इंडिया में, इंडिया ने कोविड-19 को मैनेज किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आशा वर्कर्स हैं, उनके द्वारा आपने देखा पीपीई किट्स को बनाया गया। फिर इंडिया में वैक्सीनेशन को डेवलप करने की बात की गई, डेवलप किया गया था। वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट की गई थी कि वैक्सीन प्रोवाइड किया जाए लोगों को। तो ये जो सारे स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कोविड-19 के टाइम पे, कि लोगों को सेफ रखा जा सके, उनको सक्सेसफुली कोविड-19 को मैनेज किया जा सके, इसीलिए इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री को पोर्टर प्राइज से सम्मानित किया गया 2023 में। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कौन सी मिनिस्ट्री, इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री को सम्मानित करा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शशिधर जगदीशन जी की। ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एचडीएफसी बैंक के, और इनको अभी बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 के टाइटल से सम्मानित किया गया, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। मार्क करेंगे शशिधर जगदीशन, जो कि कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कहाँ के, एचडीएफसी बैंक के, और इनको अभी बिजनेस स्टैंडर्ड बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ड्यू टू हिज सक्सेसफुल नेविगेशन ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड चैलेंजेस व्हाइल मेंटेनिंग द बैंक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। ऑलराइट, काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे इसको। नेक्स्ट, फॉर्मर असम के चीफ सेक्रेटरी जिष्णु बराऊ जी, इनको अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ द पावर रेगुलेटर सीईआरसी। सीईआरसी का पावर चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं, जिष्णु बराऊ जी। जिष्णु बराऊ जी किनको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे पीके पुजारी को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। पीके पुजारी ने रिजाइन कर दिया था, रिटायर हो गए थे ये जून 2022 में। ठीक है, और अब इनको यहां पर इनकी जगह पे, पीके पुजारी की जगह पे जिष्णु बराऊ जी को अपॉइंट किया गया एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द पावर रेगुलेटर सीईआरसी। जिष्णु बराऊ की मैं बात करूं तो 1988 बैच असम मेघालय कैडर के ये इंडियन आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक है, इन्होंने सर्व किया एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ असम बिटवीन 2020 से 2022 के बीच में, एंड ही हैज आल्सो सर्व्ड एज द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू असम लुकिंग आफ्टर वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ असम फ्रॉम 2017 से 2020। नेक्स्ट है बोला तिनुबू। इन्होंने नाइजीरिया का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है 2023 के लिए। तो हम बोले तो किनको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया, बोला तिनुबू। नेक्स्ट बात करते हैं आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला, इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। आई रिपीट, सशस्त्र सीमा बल की रिसेंटली किनको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है, वो है रश्मि शुक्ला। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट रहेगी। ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर है और इनको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है सशस्त्र सीमा बल का। ये सक्सीड किनको करेंगी, ये सक्सीड करेंगे अनीश दयाल सिंह को। ठीक है, ये भी याद रखना है कि सशस्त्र सीमा की डायरेक्टर जनरल रश्मि शुक्ला किनको अभी रिप्लेस करेंगे या किनको सक्सीड करेंगी, तो अनीश दयाल सिंह जो कि आईपीएस है, इनको सक्सीड करेंगी। इनकी अपॉइंटमेंट किनके द्वारा की गई, अप्रूव की गई, तो एसीसी के द्वारा, और इनका प्रपोजल दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, जून 30 2024 तक ये अपने इस पोजीशन पे रहेंगी, डायरेक्टर जनरल की पोजीशन पे रहेंगी। शुक्ला जी की बात करें, रश्मि शुक्ला जी की, तो ये 1988 बैच की आईपीएस ऑफिसर है ऑफ महाराष्ट्र कैडर। इन्होंने पोजीशन संभाला था द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ ऑन सेंट्रल डेपुटेशन इन हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है, चलिए सशस्त्र सीमा बल की अगर मैं बात करूं, सशस्त्र सीमा बल ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था 1963 में। क्यों? क्योंकि 1962 में जब हमारी चाइनीज वॉर हुई थी, चाइना के साथ वॉर हुई थी, तो उसके बाद हमारा ये सशस्त्र सीमा बल को सेटअप किया गया ताकि एक प्रिपेयर्ड रहे हमारी पहले फोर्सेज, कि अगर कल को फिर से वॉर होती है तो हमारे पास पहले से ही यहाँ पर जवाब देने के लिए आपकी फोर्स रेडी हो। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस, इन्होंने अपॉइंट किया पंकज गुप्ता को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आई रिपीट, हरियाणा बेस्ड प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, इन्होंने अनाउंस की अपॉइंटमेंट ऑफ पंकज गुप्ता एज देयर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। IRDI क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड बोर्ड ऑफ पैरामेरिका लाइफ इंश्योरेंस, इन्होंने अप्रूव किया इनकी अपॉइंटमेंट को। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, पंकज गुप्ता को अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द अर्थ हैज बीन डिस्कवर्ड सो फार? देखो अभी तक अर्थ की 4 लेयर होती थी। सबसे पहली होती थी क्रस्ट, मेंटर, आउटर लिक्विड और इनर सॉलिड कोर, और अब एक 5वीं लेयर और डिस्कवर कर ली गई है, तो टोटल 5 लेयर हो गई हैं अभी अर्थ की। जो 5वीं लेयर बोला गया वो कौन सी लेयर है? वो आपकी इनर मोस्ट इनर कोर रहेगा। अभी एक नई स्टडी पब्लिश की गई नेचर कम्युनिकेशन में ऑन द 21 फरवरी बाय थान सोनफैम एंड ह्रॉज टैलकिक, इनके द्वारा, इन रिसर्चेस के द्वारा डिस्कवर की गई 5th न्यू लेयर, जो कि इनर मोस्ट इनर कोर रहेगी ऑफ द अर्थ सेंटर। 4 तो पहले ही थी और अब ये 5वीं मिल गई है। ये जो 5वीं मिल गई है ना, इसमें क्या है कि जो हमारे आयरन एटम जिस तरीके से अरेंज किए जाते हैं ना सॉलिड मैनर, वो डिफरेंट है, इसलिए इसको 5th लेयर बोला गया कि ये डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द 4 लेयर्स। अगर आपने न्यूज़ सुना होगा तो एक न्यूज़ आई थी कुछ 1-2 हफ्ता पहले कि जो कोर है अर्थ का, उसने घूमना बंद कर दिया है, उसकी स्पिनिंग बंद हो गई है। इवन एक न्यूज़ आई थी, इसके बारे में मैंने पढ़ा और बताया कि अर्थ की जो कोर की स्पिनिंग होती है ना, उसका साइकिल होता है 30 से 35 साल का, और हर 30 से 35 साल में इस कोर की स्पिनिंग बंद होती है और उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। और नेक्स्ट टाइम ऐसा बताया गया कि आने वाले 2045 से 2050 के बीच में अर्थ का कोर फिर से, जो अभी डायरेक्शन बंद हुई और जो वापस से दूसरी डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हुआ है, सेम 2045 से 50 के बीच में होगा कि अर्थ का कोर फिर से रुकेगा और फिर वो दूसरी डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये कोई सरप्राइजिंग न्यूज़ नहीं है, ऐसा फर्स्ट टाइम भी नहीं हो रहा है अर्थ की हिस्ट्री में, जिससे हमें कोई परेशान होना चाहिए कि इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है। ऑलराइट, तो 5th लेयर अभी अर्थ की डिस्कवर की जा चुकी है। इवन इसका जो आइडिया था ना अर्थ की 5th कोर का, ये 2002 में पहले ही बता दिया जा चुका था कि 2002 में बोला गया कि एक अर्थ की 5th लेयर हो सकती है, और उसको अभी रिसेंटली डिस्कवर कर लिया गया था। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अजीज मुशाबर अहमदी जी की। इनका रिसेंटली निधन हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये क्या है? हमारे चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। 26वें ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। 1994 से लेकर 1997 के बीच में इन्होंने चीफ जस्टिस की पोजीशन पर सर्व किया। ये 3rd मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ठीक है, 1932 में इनका जन्म हुआ था मार्च में, सूरत में, जो कि बॉम्बे में है, नाउ इन महाराष्ट्र। ठीक है, और एट द एज ऑफ 19 का दिल्ली में निधन हो गया। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपका 3 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। रीजन बीइंग टू सेलिब्रेट एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, फौना और फ्लोरा के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, लोगों इसकी अवेयरनेस और लोग इनको कंजर्व करें, इसलिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, ऑल्सो 2023 में 3 मार्च 2023 को हमने ऑब्जर्व की 50th एनिवर्सरी या फिर 50th एडिशन ऑफ साइट्स का। साइट्स की 50th एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व की ऑफ द अडॉप्शन ऑफ साइट्स। साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ साथ आपको थीम याद रखनी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की। वो है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और ये 50वीं एनिवर्सरी थी ऑफ द अडॉप्शन ऑफ साइट्स 3 मार्च 2023 को। फिर ये तो हो गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अब बात की जाए वर्ल्ड हियरिंग डे की। कब ऑब्जर्व करते हैं हम वर्ल्ड हियरिंग डे? तो ये भी आपका 3 मार्च को ही ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हियरिंग डे, और इसकी थीम जो रहेगी वो है ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट रियलिटी। आई रिपीट, ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट रियलिटी। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड हियरिंग डे की, जो 3 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। इसका रीजन क्या है? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द हियरिंग लॉस एंड प्रमोट ईयर एंड हियरिंग केयर अक्रॉस द ग्लोब। मतलब जो लोग सुन नहीं पाते उनको लिए
प्रमोट करने के लिए कि उनके लिए भी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सके और इससे रिलेटेड सॉल्यूशन लाया जा सके, इसीलिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। अगर मैं ब्लाइंड लोगों की बात करूं, उनके लिए भी एक सिस्टम डेवलप किया जा चुका है, वो क्या है, ब्रेल स्क्रिप्ट। ठीक है, 6 डॉट्स होती हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे वर्ड्स का बन जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड सी ग्रास डे। फर्स्ट एडिशन बोले या फिर मैं बोलूँ इनॉग्रल एडिशन ऑफ वर्ल्ड सी ग्रास डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 1 मार्च 2023 से वर्ल्ड सी ग्रास डे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया गया है। एंड ऑब्जर्व रीजन क्या है कि जो सी ग्रास है इसका इंपॉर्टेंस बताने के लिए इन द मरीन बायोडाइवर्सिटी, मरीन हैबिटेट में, मरीन इकोसिस्टम में इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको सिग्निफाई करने के लिए ही वर्ल्ड सी ग्रास डे ऑब्जर्व किया गया ऑन 1 मार्च 2023। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। डेनमार्क के क्राउन प्रिंस ने और प्रिंसेस ने यहाँ विजिट किया इंडिया में फ्रॉम 27 फरवरी टू 2 मार्च। लाइफेथॉन हुई, ये हाइब्रिड इवेंट था जो कि यूएनडीपी नीति आयोग के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था टू क्रिएट प्रो प्लैनेट नेटवर्क। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 3rd रीजनल वर्कशॉप ऑन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन को ऑब्जर्व किया इन हैदराबाद। ग्रोथ इन ग्लोबल ट्रेड इन गुड्स में लूज मोमेंटम इन द 4th क्वार्टर एज पर WTO बैरोमीटर। ILO यूनिसेफ की रिपोर्ट की बात करें तो PM केयर्स फंड 31 इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में इंप्लीमेंट किया जा चुका है। RBI ने लॉन्च किए 2 सर्वेज फॉर देयर बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। फिर ICICI बैंक ने लॉन्च किया डिजिटल सॉल्यूशंस फॉर पार्टिसिपेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स एंड कस्टडी सर्विसेज। फिर आ जाता है आपका इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री, इन्होंने रिसीव किया पोर्टर प्राइज 2023 के लिए फॉर सक्सेसफुली मैनेजिंग कोविड-19। शशिधर जगदीशन जो कि MD एंड CEO हैं HDFC बैंक के, इनको BS बैंकर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया। फॉर्मर असम चीफ सेक्रेटरी जिष्णु बराऊ जी, इनको अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ द पावर रेगुलेटर CERC। बोला तिनुबू, इन्होंने नाइजीरिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत लिया है। IPS ऑफिसर रश्मि शुक्ला, इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ सौराष्ट्र सीमा बल। पमेरिया लाइफ इंश्योरेंस, इन्होंने अपॉइंट किया पंकज गुप्ता को एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। रिसर्चर्स ने कंफर्म किया 5th न्यू लेयर ऑफ अर्थ जो कि इनर मोस्ट इनर कोर रहेगा। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अजीज मुजमदार MD, इनका निधन हो गया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड हियरिंग डे आपका दोनों 3 मार्च को ऑब्जर्व किए जाते हैं। और फर्स्ट एवर वर्ल्ड सी ग्रास डे जो कि इनॉग्रल एडिशन रहेगा 1 मार्च 2023 को ऑब्जर्व करा गया। तो देखो आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तो दोस्तों यहीं खत्म होते हैं। अब आ जाते हैं आपके रिवीजन पार्ट पे। पहला, पद्मा भूषण अवार्डी एंड फॉर्मर डिप्लोमेट चंद्रशेखर दास गुप्ता, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 82। 1940 में कोलकाता वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आता है इंडियन ओरिजिन कंप्यूटर साइंटिस्ट हरि बालाकृष्णन, इनको मार्कोनी प्राइज से सम्मानित किया गया 2023 के लिए। नेक्स्ट, वॉन वैंग थुओंग, इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। नेक्स्ट आ जाता है IIT गुवाहाटी ने अभी एक MOU साइन किया समग्र शिक्षा असम के साथ ताकि साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप किया जा सके अमंग स्टूडेंट्स, मतलब साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप की जा सके अमंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट के द्वारा 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को, ये जो आप एयरक्राफ्ट देख रहे हैं ये HTT-40 एयरक्राफ्ट है, 70 ऐसे बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर किया गया फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फॉर इंडियन एयरफोर्स वर्थ 6,828 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की डेंकिन यूनिवर्सिटी, वो पहली यूनिवर्सिटी बनेगी फॉरेन यूनिवर्सिटी ऐसी इंडिया की वर्ल्ड की जो कि इंडिया में कैंपस सेटअप करेगी। और ये कहाँ सेटअप करेगी? जिफ्ट सिटी में सेटअप करेगी, गांधीनगर गुजरात में इसको सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल, महाराष्ट्र में हुआ 25 से लेके 28 फरवरी के बीच में हमें ये ऑब्जर्व किया गया। फिर आ जाता है 8वां एडिशन ऑफ ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने इस टाइटल को जीता और छठी बार ऐसा है, 6th टाइम है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ल्ड ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप को जीता है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे रिवीजन के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना। दूसरा, दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये किस स्टेट में सेटअप किया जा रहा है। तीसरा, द एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च AMD, इन्होंने अभी प्रेजेंस फाइंड किया है लिथियम का किस स्टेट में।
तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आ गया है हमारा असाइनमेंट आज का। ऑल यू हैव टू डू नाउ इज लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर आप चाहते हैं हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम करंट अफेयर्स आपके लिए लाते रहें डेली बेसिस पे और ज़्यादा से ज़्यादा हम बेस्ट वन कहते हैं ना कि सबसे अच्छा करंट अफेयर्स अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे तो आपको चीज़ें तो वैसे ही समझ आ जाएंगी। तो हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन भी चाहिए आपका। आप इस वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो जो करंट अफेयर्स पढ़ता है, जो जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप अपने ग्रुप में, अपने नोन में, अपने सर्कल में इसको वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे बारे में पता लग सके, क्योंकि हम प्रोवाइड करते हैं वन ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म। यूट्यूब पे देखिए आप, चाहे वेबसाइट देखिए हमारी, चाहे आप हमारी एप्लीकेशन देखिए, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन रहता है करंट अफेयर्स का। सीधा टू द पॉइंट हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। बच्चों का टाइम वेस्ट करना हमें बिल्कुल नहीं पसंद। हम चाहते हैं कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा एक कहते हैं ना स्लीक वे में, प्रिसाइज वे में करंट अफेयर्स रिवाइज किए जाए ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आप अपना टाइम कंज्यूम करके, टाइम सेव करके अच्छे से रिवाइज कर सके, प्रिपरेशन कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.